दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी, उनकी सियासी जद्दोजहद, तसव्वुर पाकिस्तान और मुस्लिम लीग और पूरी हिस्ट्री उनकी जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है इस किताब में। बहुत आसान छोटे छोटे बाब हैं इसके। तो उम्मीद है कि आप ये सीरीज़ इंजॉय कर रहे होंगे। तो हम अगला जो है का तसलसल बढ़ाते हुए बताते चलें फिर एक दफ़ा कि इस किताब को लिखा है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने और बहुत मज़े का टाइटल है अगला, क्रिप्स मिशन। तो देखते हैं ये क्रिप्स मिशन जो है वो क्या था। जंग अजीम ने 1942 में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जापान भी शामिल हो गया था। उसने जनूबी एशिया में तहलका बचा रखा था। हिंदुस्तान पर कई हमले हो चुके थे। बरतानिया को हिंदुस्तान के दिफा की तरफ से सख्त तशवीश थी। इसलिए बरतानिया की तरफ से सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक ऐलान का मसवदा 1942 में लेकर हिंदुस्तान आए, जिसमें हिंदुस्तान का नया आइन बनाने के लिए एक मजलिसे आइन साज कायम करने का जिक्र था, जो जंग खत्म होने के बाद कायम की जानी थी। और इस तरफ भी इशारा था कि अगर कुछ हिस्से या सूबे मरकजी हुकूमत से अलग होना चाहें तो उन्हें इसका इख्तियार होगा। दिफा और जंग की जरूरत पर जोर देते हुए फौरी तौर पर मरकज में जिम्मेदार हुकूमत कायम करने के लिए भी तजवीज़ें थी। कांग्रेस ने उन्हें इसलिए नामंजूर कर दिया कि उनमें सूबों के अलग होने की गुंजाइश मौजूद थी। के बरक्स मुस्लिम लीग ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि इन तजावीज़ में क़याम पाकिस्तान का इम्कान तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन इस स्कीम में पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। क्रिप्स मिशन की अहमियत इस लिहाज से मुसल्लम है कि इसमें पहली बार हुकूमत ने तक़सीम मुल्क के असूल को तस्लीम कर लिया था। क्रिप्स नाकाम वापस चले गए, तो अब तजस्सुस ख़त्म हुआ कि ये क्रिप्स मिशन क्या था। ये सिर्फ सरनेम था उस शख्स का जो कि ये मसवदा लेकर आया था। अगली थी तहरीक हिंदुस्तान छोड़ दो। क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद हिंदुस्तान के हालात ज्यादा अबतर हो गए। कांग्रेस को पुख्ता यकीन था कि दूसरी आलमी जंग में अंग्रेजों को शिकस्त होगी, इसलिए उन्होंने तशद्दुद के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करने की ठानी। गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक 18 अगस्त 1942 को शुरू की। गांधी ने इस नारे की वजाहत करते हुए कहा, बरतानिया हाकमाना इख्तियारात हिंदुस्तानियों को मुंतकिल कर दे। गांधी के पैरों ने हुकूमत के अदारों को नुकसान पहुंचाया, रेलवे स्टेशन जला दिए, रेल की पटरियां उखाड़ दी और बैंक लूट लिए, टेलीफोन के तार काट दिए। बहुत से सरकर्दा कांग्रेसी लीडर गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस खिलाफे कानून जमात करार दे दी गई। हुकूमत ने ये तहरीक सख्ती से दबा दी और 3 हफ्तों के अंदर जोश का खात्मा हो गया। मुस्लिम लीग ने इस तहरीक को अपने खिलाफ तहरीक करार दिया। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को तलकीन की कि वो इस तहरीक से अलग रहें जो कांग्रेस ने जारी की है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि मुसलमानों के मुतालबात के मुकाबले में बरतानवी हुकूमत को खौफजदा किया जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तहरीक को मुसलमानों और मुस्लिम लीग को गुलाम बनाने का हथकंडा करार दिया और अपने मुतालबात तकसीम करो और चले जाओ और बटके रहेगा हिंदुस्तान के नारों के जरिए पेश किए। इस तहरीक का असल मकसद ये था कि जंग की वजह से हुकूमत को परेशानी है, इससे फायदा उठाकर इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया जाए और इस तरह क़याम पाकिस्तान का मंसूबा काम बना दिया जाए। मुस्लिम मुतालबात के सद्देबाब का अब एक ही तरीका था कि हुकूमत पर खत के जरिए कब्जा कर लिया जाता, लेकिन ये मंसूबा भी काम हुआ। अब चलते हैं गांधी और जिन्ना मुज़ाकरात की तरफ। कांग्रेस को एहसास हो गया था कि मुसलमानों के तावन के बगैर तहरीक आज़ादी कामयाब नहीं हो सकती। अप्रैल 1944 में मिस्टर गांधी जेल से रहा हुए। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक तरफ कांग्रेस की बगावत नाकाम हो चुकी थी तो दूसरी तरफ जंग का नक्शा बदल गया था और इत्तेहादियों की पोजीशन अब बहुत बेहतर हो गई थी। इन हालात में मिस्टर गांधी ने कायद-ए-आज़म को गुफ्त-ओ-शनीद की दावत दी ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हम तो मुसालहत के लिए तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों का लीडर ही नहीं मानता। इसलिए गांधी ने उन्हें लिखा, मैंने अपनी रहाई के दिन से लेकर आज तक आपको नहीं लिखा, लेकिन आज मेरा दिल कहता है कि मैं आपको लिखूं। आप जहां कहें मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। मुझे मायूस न फरमाएं। कायद-ए-आज़म ने गांधी को मायूस न किया।
انہوں نے جواب میں لکھا، میں اپنے گھر پر آپ کا استقبال کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ ہندوستان کے لوگوں نے امید کی ایک کرن دیکھی، اور جب گاندھی قائد اعظم سے ستمبر 1944 میں بمبئی میں قائد اعظم کی قیام گاہ پر ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہا تو لوگ خاموشی سے بھائی کرنے لگے۔ یہ مذاکرات 18 دن جاری رہے، تاہم ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، کیونکہ گاندھی جی پاکستان کے لفظ ہی سے بھڑک اٹھتے تھے اور قائد اعظم کے نزدیک پاکستان ہندی مسلمانوں کے ننگو ناموز کا محافظ تھا۔ گاندھی زیادہ سے زیادہ اس حد تک جانے کے لیے تیار تھے کہ مسلمان اکثریت والے صوبے متحدہ صوبے بنا دیے جائیں جو مرکزی حکومت یعنی ہندو اکثریت کی حکومت کے ماتحت ہوں، لیکن جناح پاکستان قائم کرنا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ گاندھی خود دل سے مفاہمت کا خواہاں نہیں تھا۔ اس نے مذاکرات کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کانگریس یا ہندو قوم کے نمائندہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ محض ایک فرد کی حیثیت سے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ اس کی پرانی چال تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ کوئی سمجھوتا کر بھی لے تو کانگریس اسے تسلیم کرنے کے پابند نہ ہو۔ اس کے علاوہ مذاکرات کے دوران اس نے مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قائد نے کئی بار گاندھی سے بات چیت کی۔ ان دونوں کی شخصیتیں بالکل مختلف تھیں۔ وہ ایک دوسرے پر تند اور تیز سوال جواب کرتے۔ ایک دن گاندھی نے قائد سے کہا، آپ نے مسلمانوں کو مسحور کر دیا ہے۔ جناح نے جواب دیا، آپ نے ہندوؤں کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ انہی مذاکرات کے بعد قائد اعظم بیمار پڑ گئے۔ آپ کو مذاکرات کی ناکامی کا بہت صدمہ تھا۔ گاندھی کی سیاسی چال سے قطع نظر ان مذاکرات سے بھی تحریک پاکستان کو فائدہ پہنچا، کیونکہ اب یہ حقیقت سب پر عیاں ہو گئی کہ دونوں لیڈر دو الگ الگ قوموں کے نمائندے ہیں اور ان کے باہمی سمجھوتے سے ہی ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کانگریس نے مخالفت جاری رکھی۔ مسٹر جناح نے بار بار اعلان کیا کہ ملک کو پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر دینے کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمان بھی آزاد ہو جائیں گے اور ہندو بھی، لیکن ہندوؤں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے 1945 تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو سکا۔ قائد اعظم کی سیاسی جدوجہد کا سلسلہ یہاں پر روکتے ہیں اور آخر میں ہمیشہ کی طرح علامہ اقبال کے کچھ اشعار۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔